नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बिना इमरजेंसी लगाए पूरा विपक्ष होगा जेल में 2024 से पहले। और सबके ऊपर एक ही इल्जाम है, भ्रष्टाचार। अब चाहे उसमें केसीआर या उसकी बेटी हो, उनकी भी तैयारी की जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये दोनों ऑलरेडी जेल में हैं। पहले सीबीआई ने कस्टडी ली, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, और जब ईडी गिरफ्तार करता है तो बेल मिलनी भी एक तरह से दूभर हो जाती है। इसके बाद अब शिकंजा कसा जा रहा है फिर से लालू यादव पर, और आज फिर सीबीआई की उनकी इंक्वायरीज और रेड सब चल रही हैं। एक किस्म से कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है किसी भी विपक्ष के लीडर को, जहां पर ईडी और सीबीआई या आईटी की इंक्वायरीज न चल रही हो। कोशिश ये हो रही है कि कैसे भी कर कर इनको नेस्तनाबूद किया जाए और जनता के सामने 2024 से पहले ये चेहरा पेश किया जाए कि देखिए ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। हालांकि फाइलें तो हेमंत बिस्वा शर्मा की भी हैं, फाइलें शुभेंदु चौधरी की भी हैं, जो कि शुभेंदु अधिकारी की भी हैं, बंगाल के अंदर नारदा स्कैम के अंदर और बाकियों के अंदर। फाइल्स तो येडियुरप्पा की भी बहुत सारी खुली हुई हैं, और उससे पहले जनार्दन रेड्डी की भी थी, उनके साथ आपस में लिंक थे, लेकिन वो केस आज तक कभी किसी पराकाष्ठा पर पहुंच नहीं पाए या किसी कल्मिनेशन पर पहुंच नहीं पाए। फाइलें तो व्यापम की बहुत सारी खुली हुई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन उनमें से किसी पर कोई भी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता है। तो जितने भी केसेस भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ थे, और जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी अब जो है, पहले कांग्रेस में थे या किसी और में थे, उसमें नारायण राणे भी एक रहे हैं उसके अंदर। तो जो जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता जा रहा है, उसके पाप तो माफ होते जा रहे हैं, उनकी फाइलें सारी बंद हैं, किसी पर कोई एक्टिविटी नहीं है। और एक खास बात यह है कि जो उद्योगपतियों के खिलाफ तो कभी भी आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट किया ही नहीं गया है। ये एक किस्म का एक तरफा जो व्यवहार है इस समय जो देखने में आ रहा है, जिसके बारे में शायद केजरीवाल ने एक टिप्पणी की कल की, कुछ लोग अपने आप को खुदा समझ रहे हैं और अपने आप को हिरण्यकश्यप समझ रहे हैं। ये टिप्पणी भी काफी कड़वी टिप्पणी है देखा जाए तो अपने आप में। लेकिन हाँ, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। या तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हो और दूसरों को इस समय जेल में डालना चाहती है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री थे जो 15-20 दिन पहले कहते थे कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री है तो कोनराड संगमा है, इसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। और बाद में इसी के साथ सरकार बना के उसके मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में भी शामिल हुए, और दिल्ली से एक ट्वीट किया था कि मुझे आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मोस्ट भ्रष्ट जिसको एक पर्सन कहते हैं, उसके साथ काम करके मोदी जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। मैं तारुफ करवा देता हूं, कुछ मेहमान अभी जुड़े हैं, कुछ मेहमान अभी और जुड़ने वाले हैं। गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी जी, आपका स्वागत है। और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आलोक भदौरिया जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपकी फीड ही लूंगा कि जो हो रहा है कि किसी भी एक भी बीजेपी के लीडर या मुख्यमंत्री मंत्री के खिलाफ कहीं कोई केस नजर नहीं आता है, जबकि विरोध पक्ष की तो फाइल्स दर्जनों के अंदर खुली हुई हैं और लगातार एक के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं। आपकी टिप्पणी आलोक जी। धन्यवाद दिनेश। भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉर्पोरेट स्टाइल की वर्किंग 2014 से इसकी चालू हो गई है। जब भी हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आप ये निश्चित तौर पर मान करके चलिए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होता है, जीत और फायदा। अगर उसको राजनीति में अगर आप लेके आ जाते हैं तो हम लोग अक्सर, जैसे कई बार कुछ मीडिया कर्मी भी आरोप लगाते हैं, कुछ समाज सेवक भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो भाई वो 24 घंटे चुनाव में ही लगी रहती है। भाई वो तो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करती है। भाई कॉर्पोरेट का तो 365 दिन वो कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए ही काम करता है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो चैरिटी के लिए काम करता है। तो एक बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि विपक्ष को नहीं बख्शा जा रहा है और जो सत्ता के साथ आ गया है उसको बख्शा जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें डिग्री का फर्क है। अगर आप कांग्रेस के दौर में भी देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण और बड़ी चर्चित टिप्पणी हुई थी, पिंजड़े का तोता, पिंजड़े में बंद तोता, केज्ड पैरट। ये टिप्पणी पहले भी हुई थी, तो इसका मतलब कि पहले भी होता आ रहा है। अब सवाल इसका डिग्री का फर्क है। 2014 के बाद से, ये 2014 में नहीं कहना चाहिए, 2016 के बाद से ये जरूरत से ज्यादा किसी भी लिहाज से परे ये होने लगा। और इसकी तो पृष्ठभूमि आप उस समय भी देख सकते हैं। एक मुझे मंच की एक तस्वीर बड़ी याद आती है, एक वीडियो याद आता है। एक लौह पुरुष भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, गर्दन भी थोड़ी झुकी रहती है, लेकिन जो हमारे जो प्रमुख थे भाजपा के, वो तो बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं बख्श सकते, तो बाकी लोगों की अगर उम्मीद करते हैं थोड़ी एक ऑन लाइटर नोट, तो बाकी विपक्ष क्यों उम्मीद कर रहा है कि उनके प्रति वो नरमी बरते, जबकि ये वो शख्स थे जिन्होंने गोवा अधिवेशन में बचाया था। जब राजधर्म की बात जब अटल जी ने कही थी, तो सिर्फ और सिर्फ अकेले आडवाणी जी ही एकदम इनके पीछे खड़े हो गए थे और ये बचा लाए थे उनको। तो जब उनके साथ हो सकता है, तो बाकी विपक्ष की बातों को क्या किया जाए। खैर, इसको भी मैंने लाइटर नोट में कहा, इसको भी थोड़ा सा अलग चलेंगे। अब सवाल यह है कि हम जो इसमें मैंने बात शुरू की थी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है जीत। अब जीत कैसे होगी, इसको मैंने दो तरीके से मैं देखना चाहता हूँ। पहला, अदानी वर्ग का मामला आया, बड़ा मामला आया, हिंडनबर्ग वाला जो रिपोर्ट आई, उसके बाद से, जनवरी के आखिरी हफ्ते की रिपोर्ट के बाद से, आप ये मान करके चलिए कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने बड़ा एक प्रतिकूल इसमें दिखाया। कुछ ने जीरो लैंडिंग वैल्यू कर दी इनके बॉन्ड्स की, कुछ ने अपना पूरा का पूरा खाली कर दिया सॉवरेन बॉन्ड ने, सारे के सारे शेयर बेच डाले, इनके सारे स्टेक सब बेच डाले। तो जाहिर सी बात है कि वहां से तो एक दबाव आएगा। और वो दबाव केवल यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, केवल अडानी तक। वो दबाव आएगा भारतीय कॉर्पोरेट के ऊपर, क्योंकि भारतीय कॉर्पोरेट के ऊपर जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने अपने 88 में से कम 34 पॉइंट ऐसे हैं जो सीधा सीधा डिटेल दे रहे हैं, पूरी डिटेलिंग है 34, कि उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें तो आपको वहां जाना है, वहां पे उसमें पता लगाना, उसके एड्रेस में जाना है, वहां के बैंक में जाना है, वहां से पूछ लेना है, कुछ करना ही नहीं था। तो कॉर्पोरेट की एक जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लग गई है। अब जब एक होता है ना, जैसे ये कहा जाता है कि अगर एक अनार, अगर क्या कहना चाहिए, अनार कहते हैं, मछली, मछली का उदाहरण है शायद, वो तालाब गंदा हो जाती है, तो वही स्थिति कॉर्पोरेट जगत। अब कॉर्पोरेट जगत को फंडिंग में थोड़ी सी एक दिक्कत आई, पहला। दूसरा, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जब अगर कॉर्पोरेट का प्रॉफिट कम होगा, कॉर्पोरेट की फंडिंग कम आएगी, तो सीएसआर का भी कम निकलेगा, उनका डोनेशन भी कम होगा। तो इसकी भरपाई कैसे की जाए? अब यह है कि एक दो लकीरें होती है, दो लकीरें बराबरी की तो नहीं थी, लेकिन दो लकीरें पहले खींची गई थी। तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में 85% तो एक तरफ कर दी गई थी, और बाकी 15% इन्होंने एक विपक्ष के सारे खेमे के लिए वो लकीर छोड़ रखी थी। अब जब वो 85% वाला मामला वहां भी अब घटने वाला है, अब इलेक्टोरल बॉन्डिंग उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिल सकती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट भी दबाव में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, और जब वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, आईएमएफ ले लीजिए, तमाम सब ने एक मंदी का इसको घोषित कर रखा है कि 2023 में घोषित क्या कर रखा है, मतलब अंदेशा है मंदी आएगी, आएगी आएगी। कॉर्पोरेट के मुनाफे पर असर पड़ेगा। इसका असर क्या आएगा? पॉलिटिकल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, पॉलिटिकल चंदे पर असर पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से मैं समझना देख रहा हूँ। एक जब वो पॉलिटिकल जब चंदे पर असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो असर करोड़ों रुपए के पर असर डालेगा। तो ये है कि जो सामने वाला जो विपक्ष है, उसको इतना कमजोर कर दो। और जब आप एक विपक्ष के ऊपर जब आप डालते हैं छापा, ईडी जाती है, चाहे सीबीआई जाती है, जो भी जाती है, तो आप ये मान के चलिए कॉर्पोरेट भी दहशत में आ जाता है। यहाँ हम आपको एक चीज का मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा। एक बार स्वर्गीय राहुल बजाज जी ने एक बार ये बात कही थी मुंबई में, कि मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो वो चाह के भी बोल नहीं पाते हैं। ये बड़ा चर्चित हुआ था। लोगों ने कहा था कि भाई क्यों डर रहे हो,
तो उन्होंने कहा था ये डर, ये कॉर्पोरेट का डर उस समय दिखाया गया था जब ये नहीं था। और जब आप एक पर अगर आप डाल रहे हैं, ईडी को पहुंचा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट के ऊपर भी बहुत दबाव आएगा। ये दबाव किस तरीके का होता है, थोड़ा सा मैं और पीछे लौटना चाहूंगा, आपका 1 मिनट और समय लूंगा। आप याद करिए कि उस समय तत्कालीन उस दौर में मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े रईस थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था मुरली देवड़ा के बेटे के पक्ष में। आप याद करिए, नतीजा क्या हुआ? 2 दिन के बाद मुकेश अंबानी को अपने बेटे को वहां भेजना पड़ा था। मुंबई में ही एक रैली हुई थी, फ्रंट सीट में बैठाया गया था और कैमरा बार बार जूम हुआ था। ये हकीकत है, कॉर्पोरेट कितना डरता है। अब एक तरफ ये तो होगा एक पहलू, दूसरा पहलू, अगर ये इस तरीके से दबाव डालेंगे कॉर्पोरेट की जो फंडिंग, जो अगर जो सोच रहा है, जो बहुत बेचैन है, कई आवाजें कॉर्पोरेट की तरफ से हल्की हल्की उठती आ रही है, वो भी अब सब खामोश हो जाएगी, पूरी तरह खामोश हो जाएगी। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष में आप ये मान करके चलिए कि दूध का धुला तो कोई भी नहीं। चाहे वो, अगर आप हमें एडीआर की अगर आप रिपोर्ट के ऊपर अगर गौर करें तो आप ये जानेंगे कि उसमें जितने दागदार या जितने आरोपी अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर वो संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष में वो संख्या एकदम कम हो जाती है या लगभग नगण्य हो जाती है या खत्म सी हो जाती है, ऐसा नहीं है, सब जगह है। तीसरा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपने अब विषय प्रवेश में जिनका नाम लिया आपने, वो हेमंत शर्मा का नाम लिया, कई लिया। भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ विपक्ष पे छापे डाले जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को उठाया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है एक और नेपथ्य में एक कार्रवाई भी चल रही होगी। एक जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं ना, विनेबिलिटी फैक्टर पे भी बीजेपी बहुत काम करती है और वो किसी को भी उठा लेती है, अपोजिशन के किसी भी पार्टी को उठा लेती है। एक तरफ पैसे की वहां पर तंगी कर देना, दूसरा जो इनके सिंपैथाइजर हैं उनको भयभीत करना, तीसरा जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जिताऊ उम्मीदवार को अपने पाले में कर लेना, मतलब या तो नारायण नाड़े बना देना, सॉरी नारायण राणे बना देना या हेमंत बिस्वा बना देना। और अगर और कुछ नहीं होगा तो मतलब शुभेंदु तो है ही, मुकुल राय भी थे, और आप एक बात और भूल जा रहे हैं, वही अजित पवार जी भी थे जो रात में शपथ लेने वालों में थे। आप याद करिए जब फडणवीस जी को जब शपथ दिलाई गई थी, तो उस समय वो साफ हो जाते हैं। अब ये है कि एक डर का एक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की चीजों से लोग नहीं बनते। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो यहाँ पर भारत यात्रा जोड़ो यात्रा करी, या जो कैम्ब्रिज में भाषण दे के आए, इतना मैच्योर है। यहाँ मैं एक चीज और लेना चाहूंगा, पश्चिम चाहे जो कहे, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो वो बात करता है, बिल्कुल बात करता है। ये अलग बात है कि तमाम जगह वो दूसरे तरीके के जो ऑटोक्रेट शासकों को भी मदद दे देता है, लेकिन वो डेमोक्रेसी को भी प्रमुखता देता है। अब ये देखना पड़ेगा कि विमर्श कहाँ जाएगा। पश्चिम देश को जरूर बड़े बड़े ऑर्डर्स दे दिए गए हैं खरीदारी के, लेकिन सवाल है कि क्या उसी से मामला बन जाएगा। राजनीति बहुत पिछड़ गई है, मैं कहूंगा यहाँ पर पिछड़ गई है। अब अगर हर आदमी अगर अपना अपना करेगा, ममता बनर्जी अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे और शरद पवार अगर नागालैंड में जाकर बीजेपी के साथ में चले जाएंगे, अब आप इससे अंदाज लगाइए कि राजनीतिक विमर्श किस स्तर तक नीचे गिर चुका है। आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जीत और जीत।